अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम जेनेटिक्स एंड वेरिएशन के पास पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे ये पास पेपर एमडीकेट के हैं और साथ ही साथ फेडरल बोर्ड के भी पास पेपर इसमें जो है वो शामिल हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज की इस लाइव एमसीक्यू डिस्कशन का हिस्सा बन सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती जाए तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें, क्योंकि इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 मिनट लगती है, तो 1 मिनट मुकम्मल होते ही हम अपने इस लाइव एमसीक्यू डिस्कशन का आगाज़ कर देंगे। तो 1 मिनट हो चुकी है और आज का सबसे पहला सवाल हमारे पास है, मेंडेलियन फैक्टर्स वर रीनेम्ड एज जीन बाय। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कॉरेंस, ऑप्शन सी जॉनसन एंड ऑप्शन डी मॉर्गन। मेंडेलियन फैक्टर्स जो है उसका नाम जीन किसने रखा, किस साइंसदान ने उसका नाम जो है वो जीन रखा। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं, मेंडल, कॉरेन, जॉनसन एंड मॉर्गन। पहले ज़माने में क्या होता था कि कैरेक्टर जो होता था ना, यानी कोई भी कैरेक्टर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होती थी, ट्रांसफ़र होता था, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता था मेंडेलियन फैक्टर्स। क्या वर्ड यूज़ होता था? मेंडेलियन फैक्टर। बाद में आकर एक साइंटिस्ट ने इस मेंडेलियन फैक्टर के वर्ड को चेंज किया और उसको एक नया नाम दिया, रीनेम एज जीन। उसको कहा कि ये मेंडेलियन फैक्टर नहीं, उसको जीन कहा जाए। और जीन की वजह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होते हैं, कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम आपने स्क्रीन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उस साइंटिस्ट का नाम है जॉनसन। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने उस मेंडेलियन फैक्टर का नाम क्या रखा, सबसे पहले जीन रखा। और ये जीन ही है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो लिहाजा एमसीक्यू नंबर 1 का हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी। नेक्स्ट हमारे पास है, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम is called its. Option A phenotype, option B junction, option C locus and option D genotype। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम पर जो जीन की पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस, यानी क्रोमोसोम के जिस हिस्से पर जो जीन पाया जाता है उस हिस्से को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे फिनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे जंक्शन कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे लोकस कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास लोकस है। याद रखिएगा, क्रोमोसोम की जिस पोजीशन पर जीन पाए जाते हैं उस पोजीशन को हम लोकस का नाम देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी, लोकस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, लोकस इज अ। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ जीन, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ अ जीन, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ डीएनए एंड ऑप्शन डी पार्टनर ऑफ अ जीन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जो है वो सेलेक्ट करना है कि लोकस क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अभी हमने ऑलरेडी लोकस को डिस्कस किया था, तो जिन्होंने अच्छे से सुना होगा उसके लिए तो आसान है। लोकस इज अ पोजीशन ऑफ अ जीन। लोकस क्या है, पोजीशन ऑफ अ जीन। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी, पोजीशन ऑफ अ जीन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इज टर्म्ड एज, या और करके लिखा हुआ है, इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। ऑप्शन ए जीनोटाइप, ऑप्शन बी कैरियोटाइप, ऑप्शन सी वाइल्ड टाइप एंड ऑप्शन डी फिनोटाइप। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इज टर्म एज, ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या है, कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का अपीयर होना
किसी भी ट्रेट का जो अपीयर होना वो क्या कहलाता है, या दूसरे अल्फाज में डैश इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। अपीयरेंस यानी जैसे हमने आपको कहा था ना, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट को हम क्या नाम देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की हुई हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जीनोटाइप, कैरियोटाइप, वाइल्ड टाइप या फिनोटाइप। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है फिनोटाइप। याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स का हमारा तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें हमने जो है ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, फिनोटाइप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल द जीन फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है ब्रीडिंग पॉपुलेशन, ब्रीडिंग पॉपुलेशन का मतलब है जो अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। तो ऑल द जीन फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे जीनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे जीनोम कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे जीन पूल कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। ऑल द जीन फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप, जीनोम, जीन फ्रीक्वेंसी या जीन पूल। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो करेक्ट आंसर इज जीन पूल। जीन पूल की हमारे पास डेफिनेशन बनती है, एक पॉपुलेशन में एक ही वक्त में एक पर्टिकुलर टाइम पर जितने भी जीन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है डी, जीन पूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जीन कीप ऑन हॉपिंग on different loci. Option A polygene, option B multiple gene, option C jumping gene and option D SRY gene. हमें कहा जा रहा है वो जीन जो अपनी लोकाई चेंज करता है, वो जीन जो क्रोमोसोम में अपनी लोकस को, अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, उस जीन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे पॉलीजीन कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे मल्टीपल एलील कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे जंपिंग जीन कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे SRY जीन कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन जरूर सेलेक्ट किया करें, गलती से मत घबराया करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है जंपिंग जीन। याद रखिएगा, इस जंपिंग जीन का जिक्र जो है वह सिंध बोर्ड के अंदर नहीं है, जबकि फेडरल बोर्ड के अंदर इसका जो है वह जिक्र मौजूद है कि कुछ जीन जो हैं वो अपनी लोकाई, अपनी पोजीशन को जो है वो मुसलसल चेंज करते रहते हैं और उन जीन को हम नाम देते हैं जंपिंग जीन का। तो लिहाजा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ प्योर ब्रीडिंग F2 इंडिविजुअल ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस वुड बी। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25% एंड ऑप्शन डी 12.5%। अब यहाँ हमें क्रॉसिंग करके पूरी बतानी पड़ेगी। हमें कहा जा रहा है परसेंटेज ऑफ प्योर ब्रीडिंग F2 इंडिविजुअल ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस वुड बी, यानी कह रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो F2 जनरेशन आती है ना, उनकी जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो प्योर ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस इंडिविजुअल कितना % आते हैं। तो ये मैं आपको बाकायदा जो है वो यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत से सवाल ऐसे हैं जो क्रॉसिंग करके मुझे जो है वो बताने पड़ेंगे। तो मैं वही कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं और इसी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली एग्जाम्पल को मैं यहाँ जो है वो क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ और सॉल्व करके फिर यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सही है, 1 मिनट दे दो मुझे भाई, वरना शॉर्टकट में कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा डिटेल समझाने के लिए मुझे फिर डिटेल लिखनी पड़ती है ना भाई। चले भाई, अब मैंने यहाँ क्रॉसिंग की।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर याद हो ना, जिसमें मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है कि येलो सीडेड प्लांट होता है और ग्रीन सीडेड प्लांट होता है। येलो सीडेड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट के दरमियान जब हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो क्रॉसिंग करते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर तमाम के तमाम जो है वो येलो सीडेड प्लांट आते हैं। जो डोमिनेट कैरेक्टर होता है वही आता है ना, येलो सीडेड येलो सीडेड येलो सीडेड येलो सीडेड, ये तो हो गया। अब जो है वो इनकी जब हम क्रॉस करवाते हैं और इनकी जो जनरेशन आती है उसे कहते हैं F2 जनरेशन, ये तो पता है आपको। ओके भाई, सेल्फ क्रॉस करवा दिया, सेल्फ क्रॉस में कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ तक आ गए। अब कैपिटल Y होमोजाइगस हो गया, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, यहाँ तक आ गया। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो जनरेशन आ रही है ना F2 जनरेशन है, अब F2 जनरेशन के अंदर कितनी परसेंटेज है प्योर ब्रीडिंग की, कितनी परसेंटेज है प्योर ब्रीडिंग की, मतलब होमोजाइगस वाले कितने हैं। तो ये येलो सीडेड प्लांट है, ये होमोजाइगस है, बाकी ये वाले येलो सीडेड वाले जो हैं वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, इनकी बात नहीं हो रही। और ग्रीन सीडेड वाला भी क्या है, होमोजाइगस है। यानी आधे जो है वो प्योर ब्रीडिंग है और आधे जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, यही है ना। तो कितनी परसेंटेज हुई, आधों का मतलब क्या हुआ, आधों का मतलब जो है वो परसेंटेज कितनी होगी, 50% हो गई। तो मतलब जो है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो F2 जनरेशन आती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो F2 जनरेशन आती है उसमें प्योर ब्रीडिंग की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, प्योर ब्रीडिंग की जो परसेंटेज होती है वो 50% होती है। प्योर ब्रीडिंग की परसेंटेज कितनी हो गई, 50% हो गई। तो अब देखो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस MCQ का परसेंटेज ऑफ प्योर ब्रीडिंग F2 इंडिविजुअल ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वुड बी, कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 50% इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, 50% इज द करेक्ट आंसर। लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद है वो है, इन टेस्ट क्रॉस हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस। टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है कि टेस्ट क्रॉस में जो हेट्रोजाइगस होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑल राउंड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑल रिंकल्ड, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 50-50%, और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो टेस्ट क्रॉस का लेक्चर जिन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया है उनको तो बाकायदा ये सवाल सुन के जहन में क्लियर कट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको ये क्रॉस जो है वो समझा देता हूँ। हमारे पास जो है ना टॉल और डार्क प्लांट का जो है वो क्रॉस है सिंध बोर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ जो है वो क्या है, राउंड और रिंकल की बात हो रही है, तो यहाँ मैं बात कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ क्रॉसिंग करके आपको जो है वो समझा देता हूँ, है बहुत ही आसान। क्योंकि मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि भाई होमोजाइगस होगा तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा तो क्या होगा, ये दोनों भी बता देता हूँ, सही है, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब देखो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं कि एक रिसेसिव कैरेक्टर को डोमिनेट कैरेक्टर के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, और ये जानना होता है कि डोमिनेट वाला जो है वो होमोजाइगस है या डोमिनेट वाला जो है वो हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ हमारे पास सिंध बोर्ड के अंदर एग्जांपल है टॉल और डाफ प्लांट की, जबकि यहाँ फेडरल बोर्ड में जो है वो राउंड और रिंकल सीडेड की क्या है, एग्जांपल है। तो रिंकल वाला जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और राउंड वाला जो है वो क्या है, डोमिनेट कैरेक्टर है। अब डोमिनेट वाला तो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो ये जानने के लिए कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, उसके लिए हम जो क्रॉसिंग करवाते हैं उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव कैरेक्टर यानी रिंकल को हम राउंड के साथ क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, और ये जानेंगे कि ये राउंड वाला जो है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो क्रॉसिंग करवा रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब क्रॉसिंग करवाई तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। तमाम के तमाम, गौर से सुनिएगा, तमाम के तमाम जो है ये क्या है, ये तमाम के तमाम जो है वो राउंड आ गए, और तमाम के तमाम अगर राउंड आ जाते हैं इसका मतलब क्या है, ये होमोजाइगस है। और अगर ये हेट्रोजाइगस है यानी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इसकी अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर,
स्मॉल आर, अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अगर ये हेट्रोजाइगस है तो 50% जो है वो राउंड आएंगे और 50% क्या आएंगे, रिंकल आएंगे। और अगर ये होमोजाइगस होता तो तमाम के तमाम क्या आते हैं, राउंड आते हैं। अब देखो एमसीक्यू आपके लिए ये है, उम्मीद करता हूँ ये आसान हो जाएगा। यहाँ इसमें कहा जा रहा है इन टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, टेस्ट क्रॉस हेट्रोजाइगस प्रोड्यूसेस। टेस्ट क्रॉस के अंदर जो हेट्रोजाइगस होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, होमो नहीं है, हेट्रोजाइगस है, या मतलब एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, तो क्या तमाम के तमाम राउंड प्रोड्यूस करेगा, क्या तमाम के तमाम रिंकल प्रोड्यूस करेगा, या 50-50 है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या हो गया, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो हो गया वो 50-50 है। 50% राउंड होंगे और 50% क्या होंगे, रिंकल होंगे। और अगर इसी एमसीक्यू में पूछा जाए, अगर इसी एमसीक्यू में हेट्रोजाइगस की जगह अगर होमोजाइगस पूछा जाता तो क्या आंसर होता, जल्दी ABC का तो तुक्का मार लेते हो, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओ कि अगर हेट्रोजाइगस की जगह इसी एमसीक्यू में, अगर हेट्रोजाइगस की जगह इसी एमसीक्यू में अगर होमोजाइगस लिखा हुआ होता तो क्या करते हैं। अगर इसी टेस्ट क्रॉस वाले में हेट्रोजाइगस की जगह अगर होमोजाइगस लिखा हुआ होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ABCD, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने बच्चे हमारे एक्टिव हैं, फौरन फौरन जवाब दे रहे हैं, शाबाश, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया। अगर होमोजाइगस होता तो क्या आंसर होता, होमोजाइगस अगर होता तो आंसर क्या होता, ऑल राउंड। क्योंकि यहाँ हेट्रोजाइगस है तो 50% जो राउंड होंगे और 50% क्या होंगे, रिंकल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ द जीनोटाइप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल क्रॉस, ऑप्शन सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड ऑप्शन डी डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमें कहा जा रहा है वो क्रॉस जिसमें हम क्या जानना चाहते हैं, वो क्रॉस जिसमें हम क्या करते हैं, विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट, जिसमें हम मालूम करते हैं कि भाई कोई भी जानदार जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, उस क्रॉस को क्या कहते हैं। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ना कि भाई टेस्ट क्रॉस इसका जो है वो आंसर है, और टेस्ट क्रॉस में हम डोमिनेट कैरेक्टर वाले का जानना चाहते हैं कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस होता तो तमाम के तमाम राउंड प्रोड्यूस होते और हेट्रोजाइगस है तो क्या होता है, 50-50% प्रोड्यूस होते हैं। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस was discovered by, incomplete dominance was discovered by 4 o'clock plant in 1899 by। याद रखिएगा पीएमसी के पास पेपर में ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं और साइंटिस्ट का नाम बहुत पूछा जाता है, तो ये भी कोशिश करो याद करें। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो डिस्कवर किया था 4 o'clock प्लांट के अंदर सन 1899 में, उस साइंटिस्ट का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डी वेरीज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जॉनसन्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्ल कोरेंस एंड ऑप्शन डी में शिमरमेंच। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिना को 4 o'clock प्लांट के अंदर 1899 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया था, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन आर बोथ एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डोमिनेंस, ऑप्शन बी को डोमिनेंस, ऑप्शन सी ओवर डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी एपिस्टेसिस। हमें कहा जा रहा है कि व्हेन एलील ऑफ अ जीन आर बोथ एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, भाई एक पेयर था एलील का, वो हेट्रोजाइगस था, और हेट्रोजाइगस होने के बावजूद दोनों जीन जो हैं वो अपना अपना कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उस सिचुएशन को हम डोमिनेंस का नाम देते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उस पूरी सिचुएशन को हम को डोमिनेंस का नाम देते हैं, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उस पूरी सिचुएशन को हम ओवर डोमिनेंस का नाम देते हैं, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उस पूरी सिचुएशन को हम एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है को डोमिनेंस। देखिए को का मतलब, डोमिनेंस का मतलब जो देखो भाई डोमिनेंट जीन वो होता है जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है। को डोमिनेंस का मतलब दोनों अपने आप को शो कर पा रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है ना, व्हेन डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन आर बोथ एक्सप्रेस
आर बोथ एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेस करें कौन सी कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। वरना नॉर्मली क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट वाला जो होता है वो अपने कैरेक्टर को शो कर पाता है, रिसेसिव वाला अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीनोटाइप आर बोथ एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस अगर करें तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस का। क्या नाम देते हैं उसे, हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है टू नॉर्मल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए पेरेंट्स हैव अ चांस ऑफ अल्बिनो चाइल्ड। भाई पेरेंट्स है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए का मतलब जो हो गया, कैपिटल ए और स्मॉल ए का मतलब जो है वो क्या है कि ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। अब दो पेरेंट्स हैं, टू नॉर्मल, लेकिन उनका जो जीन है वो क्या है, एक जो है वो डोमिनेंट मतलब सही वाला और एक जो है वो एल्बिनो चाइल्ड, एल्बिनो चाइल्ड होते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद जो बच्चे होते हैं वो। अब उनके यहाँ कितना % चांस है कि उनके यहाँ बच्चा जो है वो एल्बिनो चाइल्ड आए, सफ़ेद वाला बच्चा आए। तो उसके लिए मैं आपको क्रॉसिंग करके बता देता हूँ कि ये क्रॉसिंग जैसे मैं करवाता रहूँगा ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। इसीलिए बहुत से बच्चों को मुझे मालूम है आता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि वो बच्चे जो जेनेटिक्स में क्रॉसिंग वाले सवाल में जो फंसते हैं तो उनके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाएगी। बार बार क्रॉसिंग से उनकी प्रैक्टिस जो है वो क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। ओके तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि भाई पेरेंट्स है ना, दोनों क्या है, नॉर्मल थे, लेकिन दोनों के पास एक एक जीन जो था वो एल्बिनो वाला था, एल्बिनिज्म वाला एक एक जीन था। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवा लें, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, अब यहाँ अगर क्रॉसिंग करवाते हैं कैपिटल ए, यहाँ हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब ये जो स्मॉल ए वाला जो है ना, ये एल्बिनिज्म वाला चाइल्ड है। बाकी ये वाला बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ये वाला बच्चा नॉर्मल है, लेकिन एक जीन खराब है लेकिन नॉर्मल है। जैसे पेरेंट्स थे ना, पेरेंट्स भी तो नॉर्मल थे ना, वैसा ही ये वाला जो है वो क्या है, ये भी पेरेंट्स की तरह है, लेकिन ये वाला बच्चा जो होगा बिल्कुल वाइट आएगा, एल्बिनो वाला चाइल्ड आएगा। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर कितना हो गया भाई, 4 में से 1 आ रहा है ना, 4 में से 1 बच्चा एल्बिनो वाला है, तो इसका मतलब परसेंटेज कितनी हो गई, 25%। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए 25% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास जो इस वक्त स्क्रीन पर है, MN ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कंप्लीट डोमिनेंस की, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है को डोमिनेंस की, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ओवर डोमिनेंस की। तो याद रखिएगा, ये बाकायदा फेडरल बोर्ड के अंदर MN ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें वो कोडोमिनेंस की एग्जांपल में बाकायदा क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है, सी कोडोमिनेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन 1901 ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। हमें कहा जा रहा है 1901 में ABO ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है, तो ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पनेट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कार्ल लेंस्टर, ऑप्शन बी कहा जा रहा है बर्नस्टेन और विनर। 4 साइंटिस्ट के नाम आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट आंसर। इसी साइंटिस्ट ने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्या किया था, डिस्कवर किया था। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मेन इज इनकोडेड बाय अ पॉलीमॉर्फिक जीन I ऑन क्रोमोसोम। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी X क्रोमोसोम। हमें कहा जा रहा है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो जीन होता है, पॉलीमॉर्फिक जो जीन होता है जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्रोमोसोम नंबर कौन सी क्रोमोसोम पे होता है भाई। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना, किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का ब्लड ग्रुप B होता है, किसी का ब्लड ग्रुप O होता है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो किसी ना किसी जीन की वजह से।
तो ये जीन इंसान के सेल में कौन से क्रोमोसोम नंबर पर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्रोमोसोम नंबर 7, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्रोमोसोम नंबर 9, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्रोमोसोम नंबर 21 एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्रोमोसोम एक्स। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये बाकायदा जो है वो जीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द जीन फॉर एबीओ। द जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। भाई इंसानों के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, उसके जीन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे 0 से या ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। द जीन फॉर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो करेक्ट आंसर मैं बताना चाह रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है CI। याद रखिएगा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें बाकायदा क्रॉसिंग जो करवाई है उसमें तमाम का जो सिंबल है वो I है। अब ब्लड ग्रुप A वाले का जो सिंबल था IA था, ब्लड ग्रुप B वाले का IB था और ब्लड ग्रुप O वालों को हमने स्मॉल I से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इन तमाम का जो सिंबल था वो I ज़रूर था। तो लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास ये है वो CI इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय अ सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन विथ ऑप्शन ए 3 मल्टीपल एलील्स, ऑप्शन बी 4 मल्टीपल एलील्स, ऑप्शन सी 5 मल्टीपल एलील एंड ऑप्शन डी 6 मल्टीपल एलील। हमें कहा जा रहा है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हमें मालूम है ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। क्या है? मल्टीपल एलील। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये मल्टीपल एलील की क्या है? एग्जाम्पल है। अब कहा जा रहा है कि ये कितने मल्टीपल एलील होते हैं इसमें। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3 मल्टीपल एलील हैं, 4 मल्टीपल एलील है, 5 है या 6 है। तो आपने एक ऑप्शन जल्दी से सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ भाई ABO या तो ब्लड ग्रुप A है या B है या O है। तो कितने मल्टीपल एलील हुए? 3 हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए 3 मल्टीपल एलील्स इज द करेक्ट आंसर। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए 3 मल्टीपल एलील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। भाई ब्लड सीरम है ना जिसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ब्लड सीरम जो है तो ब्लड का जो लिक्विड वाला जो पार्ट होता है उसकी बात हो रही है। तो ब्लड सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज मौजूद होती है उस पूरे लिक्विड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंटीजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे प्लाज्मा कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे एंटी सीरम कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। द ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। वो ब्लड सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं एंटीजन, इम्यूनोग्लोबिन, प्लाज्मा और एंटी सीरम। तो इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो आपने क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी एंटी सीरम इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी एंटी सीरम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इंडिविजुअल्स कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपेंट हैव डैश ब्लड ग्रुप। भाई ऐसा जानदार, ऐसा इंसान जैसे यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं, यानी इसको किसी का भी ब्लड ग्रुप लग सकता है। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो ब्लड ग्रुप AB है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? O है। ब्लड ग्रुप क्या है? O है।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इन चारों में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो यूनिवर्सल रेसिपेंट हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है मैं बताने जा रहा हूँ वो ब्लड ग्रुप ए बी है। वो क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो क्या है? यूनिवर्सल रेसिपेंट है। और अगर यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट में लिखो। अगर आपसे यूनिवर्सल रेसिपेंट के बजाय अगर आपसे पूछा जाता कि यूनिवर्सल डोनर कौन है जो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट कर सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। शाबाश, बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर लिख के बताया। वो क्या है? डी, ऑप्शन ओ, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। अगर रेसेस फैक्टर भी अगर उसमें शामिल कर दें तो ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल कॉल यूनिवर्सल रेसिपेंट हैव डैश ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रेसिपेंट जो होता है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास जो है वो क्या है? ए बी। और डोनर पूछा जाता तो क्या होता है हमारे पास? ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ब्लड ग्रुप of mother AB and father is O, what will chance of offspring with blood group AB or O? हमें कहा जा रहा है अगर माँ का ब्लड ग्रुप जो है, गौर से सुनिएगा, माँ का ब्लड ग्रुप अगर जो है वो क्या है? AB है और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? O है। अब कितना परसेंट चांस है कि उनके यहाँ जो औलाद आएगी, कितना परसेंट चांस है कि उनके यहाँ जो बच्चे आएंगे उन बच्चों में कितने परसेंट बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा और कितने परसेंट बच्चों का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ होगा? मैं यहाँ आपको क्रॉसिंग करके समझाऊंगा तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, तो माँ का ब्लड ग्रुप हमारे पास जो है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ओ। अब जो है हम क्रॉसिंग करके देखते हैं कि कितना परसेंट चांस है कि उनके यहाँ बच्चे जो हैं वो ए बी वाले आ जाएं और कितना परसेंट चांस है कि उनके यहाँ बच्चे जो हैं वो ओ वाले हैं। यही पूछा है ना हमारे पास सवाल। चले भाई अब हम देख लेते हैं। चले भाई, ये ए बी है, माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी था तो इसको जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए एंड आई बी। और फादर का जो ब्लड है वो क्या है? ओ, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई और आई, इससे रिप्रेजेंट किया। अब हम इनकी क्या करवाने जा रहे हैं? अब हम इनकी करवाने जा रहे हैं क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में कैपिटल आई ए आई बी, स्मॉल आई स्मॉल आई। अब आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई बी स्मॉल आई आ गया। अब इस वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए। इस वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप ए। इस वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। इस वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। तो इसमें से क्या किसी बच्चे का, गौर से सुनिएगा, इनमें से क्या किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी आया? जवाब है नहीं। क्या किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आया? जवाब है नहीं। तो कितना परसेंट चांस है? 0% चांस है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए बी है और अब्बा का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है तो उनके किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी भी नहीं हो सकता और ओ भी नहीं हो सकता। तमाम बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो ए बी होगा, 50% चांस है, और ब्लड ग्रुप बी 50% चांस है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा और 50% चांस है उनका बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी होगा। तो यहाँ हमारे पास है इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए बी, माँ का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, व्हाट विल चांस ऑफ स्प्रिंग विथ ब्लड ग्रुप ए बी और ओ? तो कितना परसेंट चांस बन गया? 0%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया 0। और अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि कितना परसेंट चांस है कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए आता तो आंसर होता हाफ। और पूछा जाता कितना परसेंट चांस है कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बी होता तो भी आंसर क्या होता? हाफ। समझ रहे बात? लेकिन यहाँ क्योंकि ए बी और ओ का है तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब आज का ये लाइव चैट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। इंशाल्लाह अगला जो लाइव चैट सेक्शन होगा उसमें हम यहीं से बाकायदा क्रॉसिंग का सॉल्व करने का आगाज़ करेंगे। तो उस लाइव सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MD कैट की तैयारी हो या ECAT की तैयारी हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में हम पिछले 3 सालों से सैकड़ों की तादाद में जो MCQ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं उन तमाम MCQ की एक्सप्लेनेशन मिलती है जो कि फिजिकल क्लासेस में कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो MCQ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साथ ही साथ रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो
तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स और तमाम वीकली बेसिस पे बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप एमटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।